अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे एम केट और ई केट की जो सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है। द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थियोरेटिकली ज़ीरो एट, ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 0 केल्विन, ऑप्शन सी है 273 केल्विन और ऑप्शन डी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन बी विच इज़ 0 केल्विन। वो इसलिए कि आपको पता है 0 केल्विन हमारे पास इक्वल होता है -273.15 के केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड के, जो जिसको हम एब्सोलूट ज़ीरो भी कहते हैं। और इस यहाँ पर इस टेम्परेचर पर आकर जो गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो फिर वो सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। रियल गैस रीचेज द आइडियल बिहेवियर एट। ए हमारे पास ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बी हमारे पास है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सी हमारे पास है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और डी हमारे पास है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो करेक्ट हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा डी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हमें पता है उसका रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास क्या है कि जो रियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैस को फॉलो उसी वक्त करती हैं जब उनके पास जो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हो। तो इसीलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। फिर 28। अब 28 हमारे पास है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस मीथेन गैस diffuses blank times faster than सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है 1.5 टाइम्स, ऑप्शन बी है 2 टाइम्स, ऑप्शन सी है 4 टाइम्स एंड ऑप्शन डी है 16 टाइम्स। अब इसमें हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगेगा और उसमें हमारे पास अगर फार्मूला जो लगेगा R1/R2 वाला, और जिसमें M2/M1 होते हैं स्क्वायर रूट में। तो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर आप पुट करेंगे तो उसका हो जाएगा 64 मॉलिक्यूलर मास और उसमें मीथेन का हो जाएगा 16। तो आप इनको अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 टाइम्स। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 2 टाइम्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 हमारे पास है वाटर राइजेज इन नैरो ग्लास ट्यूब बिकॉज ए है कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्सेस, बी है एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस, सी है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस आर इक्वल इन स्ट्रेंथ और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो है हमारे पास बी, कि एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस, और यही हमारे पास कैपिलरी एक्शन भी इसी वजह से होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट फाउंड इन। ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है अमोनिया एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास है मीथेन, इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑलमोस्ट इनकी तकरीबन इक्वल हो जाती है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज़्यादातर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ एंड फ्लोरीन के साथ के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों में हाइड्रोजन में और इनमें बहुत है। और वेरेज अगर कार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसीलिए इनके बिटवीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। कुकिंग टाइम इज़ रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर बिकॉज फर्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सेकेंड है इसमें बी boiling point of water decreases, C है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रिड्यूसेस और डी है हीट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो है आंसर है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, इसलिए कि अगर हम देखें बॉयल्स लॉ की तरह तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। इसी तरह से जो कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हमारे पास है Which of the following liquids show maximum surface tension? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी है गैसोलिन। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है मरकरी।
वैसे तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन वाटर का बहुत होता है, मगर मरकरी जो है उसका उससे ज़्यादा इसलिए कि मरकरी जो मेटल है और इसके बिटवीन जो मेटालिक बॉन्ड्स होती हैं, और मेटालिक बॉन्ड्स जो होती है उसमें कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से ये इसका सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम्स कार्बन इज़। अब इसमें हमारे पास जो है कैलकुलेशंस हैं। ए हमारे पास है ऑप्शन 3.01 इंटू 10⁻23, बी है हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻24, सी है 6.02 इंटू 10⁻23 एंड डी है 6.02 इंटू 10⁻24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻24। इसमें आपको सबसे पहले ज़ाहिर नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स के बाद जो भी नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 3.01 इंटू 10⁻24। और स्टैंडर्ड नोटेशंस में हमारे पास यही स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं उसमें हमारे पास यही सूटेबल है कि 3.01 इंटू 10⁻24। फिर हमारे पास है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर C12 H22 O11 आर अप्रॉक्सीमेटली। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6 इंटू 10⁻23, बी है 24 इंटू 10⁻23, सी है 60 इंटू 10⁻23 और डी है 72 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी 72 इंटू 10⁻23। इसमें आपको हल्की सी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे शुगर जो है उसका फार्मूला है C12 H22 O11। अब इसमें 1 मोल ऑफ शुगर जो है उसमें कार्बन जो एटम 12 हैं, तो 12 को हमने एवोगैड्रोस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72 इंटू 10⁻23। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है which of the subatomic particle is not charged। अब चार्ज में हमारे पास इसमें ऑप्शन है, ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है न्यूट्रॉन एंड डी है ऑल ऑफ देम। हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव करेगा और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास करेक्ट आंसर है सी विच इज़ न्यूट्रॉन। उसके बाद हमारे पास है एल्युमिनियम आयन इज़ अ सिंबल फॉर एल्युमिनियम। अब ये एल्युमिनियम A+3 जो है ये किसकी सिंबल है? एल्युमिनियम एटम की है, एल्युमिनियम आयन की है, एल्युमिनियम कैटायन की है, एल्युमिनियम एनायन की है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है सी एल्युमिनियम कैटायन। A3+ है, इसका मतलब है ये कैटायन है। फिर हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू। ए है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, बी है 1/12 मास ऑफ कार्बन, सी है 1 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और डी है 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि एटॉमिक मास में हम रिलेटिव मास ऑफ एटम जो कार्बन का एटॉमिक मास है उसके देखते हैं, विच इज़ कार्बन 12। तो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट है वो है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये ज़रूर देखिएगा मास ऑफ कार्बन 12, इसलिए कि बी में हमारे पास सिर्फ कार्बन है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, द वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट। इसके जो वैल्यू कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए है हमारे पास 8.3134 जूल्स पर केल्विन पर मोल, बी है 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, सी है बोथ ए एंड बी और डी है 1.987 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है सी के दोनों जो हैं बोथ ए एंड बी जो दोनों ही सही हैं। इसलिए कि जूल्स पर केल्विन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये वाली 8.3143 की आती है और अगर कैलोरीज़ में देखते हैं तो हमारे पास 1.987 वाली आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास या करेक्ट आंसर है सी बोथ ए एंड बी।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 आता है, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज़, हाइएस्ट इज़ ए है हमारे पास +4, बी है +5, सी है +6, डी है +7। तो इसमें करेक्ट हमारे पास आंसर है +6, इसलिए कि हमारे पास हमने पता है कि इसका जो वैलेंस शेल है इसकी क्रोमियम की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 4s1 और 3d5 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो 1 से लेकर 6 तक जाती है और हाईएस्ट उसकी है +6। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, ऑयल ऑफ विट्रॉयल रेफर्स टू, ए है बोरेक्स, बी है सल्फ्यूरिक एसिड और सी है एलम, डी है कास्टिक सोडा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए कि शुरू में जब सल्फ्यूरिक एसिड को निकाला गया था तो डिस्टिलेशन हुई थी, किसकी, विट्रॉयल ऑयल में से उसको डिस्टिलेट किया गया था, इसकी वजह से ऑयल ऑफ विट्रॉयल हम किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। थैंक यू।